वेव ऑप्टिक्स को तीसरा है ये, ठीक है। वो दूसरा पता नहीं कैसे बंद होगा यार। ये वही सवाल है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं की पॉइंट में, ठीक है। जिस सवाल तो नॉर्मल ही है, ठीक है। जहाँ तो फॉर्मूला भी सवाल है, करो इंटेंसिटी को रेशियो दे रखो I1 और I2 का, एम्पलीट्यूड का निकालना हो तो नॉर्मल है। I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। द इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव, इंटेंसिटी दे रखी दो वेव की, तो रेशियो बताना मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी को, तो अंडर रूट I1 प्लस I2 अपन I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर करके आंसर आएगा और आसानी से, ठीक ठीक है। इफ एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को दे रखो तो एम्पलीट्यूड को रेशियो निकालना हो, तो आई मैक्स अपन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर सॉल्व करके जाते आंसर आएगा बड़ी आसानी से। अब जो करो टू वेव जिनको एम्पलीट्यूड दोनों रेशियो में, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को रेशियो बता, तो आई मैक्स अपन आई वन प्लस A2 अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर करके आंसर आएगा। जो नॉर्मल सवाल है, अगर एम्पलीट्यूड को रेशियो ऐसे दे रखा हो तो 2:1 के रेशियो में, तो I1 I2 निकाल लें, आई मैक्स अपन आई मिनिमम निकाल लें, ए मैक्स अपन ए मिनिमम निकाल लें, आसानी से आ जाएगा, ठीक। इफ एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ब्राइट और डार्क फ्रिंज की वो कितनी है 16, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी को जो रेशियो आई मैक्स अपन आई मिनिमम का वो है 16। तो एम्पलीट्यूड को रेशियो बताना हो तो आई मैक्स अपन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर करके आंसर आएगा, बड़ी नॉर्मली से। नॉन कोहेरेंट, अब कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं। नॉन कोहेरेंट का होता है, याद रखिए, दो सोर्स ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसी आर नॉट इन द सेम फेज और उनको फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता टाइम के साथ, वो क्या होता है नॉन कोहेरेंट सोर्स। मतलब ऐसे दो सोर्स, मतलब ऐसे दो लाइट सोर्स जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। ऐसे दो सोर्स ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना हो, ठीक है। ऐसे दो सोर्स ऑफ लाइट जिनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना हो, जिनको फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना रहे टाइम के साथ, वो क्या होता है नॉन कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स का होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहता है, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट रहता है टाइम समय के साथ। कोहेरेंट सोर्स का होता है, कोहेरेंट सोर्स होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, याद रखिए। कोहेरेंट सोर्स का होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है और फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है समय के साथ। जो दो लाइट के सोर्स हैं वो कभी भी कोहेरेंट ना हो सकते, जहाँ में सिंगल लाइट का सोर्स होना चाहिए, याद रखिए। उस दो लाइट के सोर्स है, दो लाइट के सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। लेकिन इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमें दो डिफरेंट, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमें दो लाइट एक जगह पे आगे मिलता है, तब इंटरफेरेंस पैटर्न तो हम वो तुम्हें बता, तो बात चीज़ें हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे हो यंग ने वहाँ में क्या क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट करी, मतलब क्या तरकीब अपनाई करी वहाँ, मतलब वहाँ क्या टेक्निक अप्लाई करी कि वहाँ कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करे, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स दो लाइट सोर्स कोहेरेंट ना हो सकता। तो वहाँ क्या करो, एक सोर्स थे एक स्लिट में लाइट पास करी जाते, दो स्लिट ऐसे ले ली, ठीक है। पिछली लाइट दोनों स्लिट अंदर पास करी, तो एक जो सिंगल सोर्स है, लेकिन ये सिंगल सोर्स दो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा हो, इनमें फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, तो ये कांस्टेंट फेज की तरह काम करेंगे, जो कि हम BDSE में पढ़ेंगे। द सोर्स ऑफ लाइट हुज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आर सेम, जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहता है और फेज डिफरेंस का रहता है कांस्टेंट रहता है, देखिए, जो कि टाइम के साथ बदलता है। दे आर फ्रॉम ऑब्टेन बाई सिंगल सोर्स BDSE, हमने जो बताई ऊपर, तो हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं जाके बारे में। जो कोहेरेंट सोर्स होता है वो सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस होता है, सिंगल सोर्स से एक सिंगल से लेट से पास करेंगे, फिर भाई दो से लेट से पास करेंगे, तो जहाँ में एक सिंगल सोर्स ही डबल सोर्स की तरह काम करता है BDSE में, ठीक है। तभी तो कोहेरेंट बना पाओ, तो मैंने बड़ा दिमाग लगाओ। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए याद रखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट। अगर वेवलेंथ अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट ले लूँगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा नहीं, मतलब मिल तो जाएगा बट ढंग को नहीं मिलेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द इज स्मॉल, अच्छा, लेजर लाइट हाईली कोहेरेंट होता है, ठीक है। हाँ, दो सिलेक्टन को डिस्टेंस का होता है छोटो होता है, बहुत छोटो लेना पड़ता है। अब आता है BDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा यदि यहाँ में एक सोर्स लगाऊँ मैं, जैसे सिंगल स्लिट से पास कराऊँ, फिर जैसे सिंगल स्लिट तो जो लाइन करी वो दो स्लिट से पास करी, अब जित दो सोर्स अलग है, ठीक है। अब जित दोनों सोर्स आपस में का कोहेरेंट, जो कि इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी रहेगा। थॉमस यूज इंजीनियस टेक्निक टू लॉक द फेज डिफरेंस। मैंने कही S1 और S2 माने का करी, एक तरकीब अपनाई, माने दो स्लिट बनाई S1 और S2, ओपेक स्क्रीन लाई, दिस वर illuminated by the another pinhole that was turned by the bright source। मतलब वही जाने एक सिंगल स्लिट बनाई, बातें दो स्लिट में लाइट पास कराई, तो वो दोनों कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करती हैं। लाइट वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम द एस,
मैंने कि लाइट अगर स्प्रेड आउट करी सोर्स एस पे और फॉल करी S1 और S2 पे, S1 S2 बिहेव लाइक टू कोहेरेंट सोर्स बिकॉज लाइट वेव कमिंग फ्रॉम S1 और S2 derived from the same original source. Any abrupt phase change in S will result exactly similar phase change in the light coming out from the S1 and S2. मतलब जी कह रहा हूँ, मतलब जो लाइट आई, जो S1 S2 में लाइट आई वो सोर्स से ही तो आई, सिंगल सोर्स से लाइट आई S1 S2 में। अगर मैं कोई भी फेज डिफरेंस या कोई भी फेज चेंज करूँगा एस में तो हम तो इतना ही सिमिलर फेज चेंज जाएगा S1 और S2 में। Thus the two sources S1 S2 will be locked in this phase constant phase difference। ठीक है, अब स्टडी इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आता है। तो सबसे पहले कंडीशन होता है जो लाइट होनी चाहिए वो कोहेरेंट सोर्स होनी चाहिए। ऐसे सोर्स जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम द सिंगल, ऐसे सोर्स जो कि ड्राइव होता है फ्रॉम द सिंगल ओरिजिनल सोर्स, वो कौन था, कोहेरेंट सोर्स। द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। मैंने कही इंटरफेरेंस पैटर्न हमें तभी मिलेगा तब लाइट कैसी होगी, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की होगी। इफ द सोर्स एमिट लाइट वेवलेंथ मोर देन वन वेवलेंथ देन वन पॉइंट, हाँ अगर याद रखिए एक तो ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट भाई तो काउ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, काउ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो जी अब्रप्ट कर देगा, पूरी कॉम्प्लेक्स कर देगा मैकेनिज्म। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज विल इंक्रीज एंड द पैटर्न विल बी कॉम्प्लेक्स और कलरफुल। वही नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कलरफुल होगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। द टू लाइट सोर्स मस्ट बी इक्वली ब्राइट। ठीक है, दो लाइट सोर्स मस्ट बी इक्वली bright and they must emit light of equal amplitude and intensity. The two light of source must be equally bright, they must emit light of equal amplitude and intensity. The two light source must be narrow। याद रखिए जो S1 और S2 के बीच को डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होना चाहिए। द साइड मस्ट बी नैरो। इंटरफेरेंस टेक प्लेस एट द साइड्स ड्यू टू विच द पैटर्न लेटर बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ मतलब जो दो सोर्स हैं S1 S2 उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, द टू सोर्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, मतलब S1 S2 पास होने चाहिए इसलिए सेपरेशन बहुत कम हो। ठीक है, तो छठी कंडीशन का होता है द टू सोर्स शुड बी सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब जो डी है स्क्रीन और जो स्लिट्स की दूरी है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की बात करेंगे। ठीक, पर डिफरेंस S2 p माइनस S2 समझ लें। ठीक है, जैसे सोर्स बना तो लाइट जा रही है ऐसे, सोर्स 2 तो लाइट जा रही है ऐसा। ठीक है, जो थीटा है बीच में। ठीक, तो इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा तो जी का आएगा पार्ट डिफरेंस आएगा। ठीक है, जी का आएगा पार्ट डिफरेंस आएगा। तो याद रखिए जी का जे अगर मतलब अगर लैम्डा स्मॉल डी तो बहुत छोटा हुआ या कैपिटल डी वाई तो बहुत बड़ा हुआ तो जी स्मॉल एंगल होता है साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता। तो यहाँ टेन थीटा क्या आएगा, जो टेन थीटा आएगा जी वाला टेन थीटा, जो टेन थीटा आएगा वो आएगा बाई बाई डी, बाई अपॉन डी। जो साइन थीटा आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस द डेल्टा एक्स अपॉन डी। तो जाते जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है जी वो याद रखना, जाते जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो आ गई डी वाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई बाई इंटू डी है, बाई इंटू डी। जी बाई डी, डी वाई नहीं है, स्मॉल डी वाई नहीं है जी, बाई इंटू डी अपन कैपिटल डी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। हाँ, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर अ ब्राइट और क्रैश, फॉर अ ब्राइट बेंच क्रैश शुड बी मीट ऑफ वन क्रेस्ट एंड वेव। हाँ याद रखिएगा, तुम्हें ब्राइट फ्रिंज पाना है तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलना चाहिए और ट्रफ ट्रफ से मिलना चाहिए। जहाँ में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई, 6 पाई, मतलब इंटीग्रल में होना चाहिए 2n पाई के फॉर्म में। ठीक, और जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और n लैम्डा के बराबर होना चाहिए पार्ट डिफरेंस। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा, मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n की वैल्यू में 0 से स्टार्ट कराऊँ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मेरे पास। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव की क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ से मिलेगी तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जाकर जो फेज डिफरेंस है वो मैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब जो जहाँ मैं फेज डिफरेंस लूँगा मैं वो 2n माइनस वन इंटू पाई आगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कराऊंगा। और जहाँ में जो पार्ट डिफरेंस आगा वो आगा 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना होगा। ठीक, अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आता है तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव पैटर्न जाते ब्राइट बैंड होता है, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न जाते डार्क बैंड होता है। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट भी, तो आई रिजल्टेंट आता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन प्लस आई टू इंटू कॉस फाई। स्पेशल का है केस का है, फाई का होता है फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द टू वेव, अगर आई वन आई टू के बराबर है और जी आई नोट के बराबर है तो आई रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है याद रखिए, आई वन आई टू के बराबर होंगे तब ये फॉर्मूला होगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2।
याद रखिए 4 I0 cos स्क्वायर 5/2 ये फॉर्मूला तभी आएगा तब I1 I2 के बराबर होगा। वेयर I0 इंटेंसिटी फ्रॉम द सिंगल स्लिट, और I0 का होता है ये इंटेंसिटी होता है फ्रॉम द सिंगल स्लिट, I0 होता है इंटेंसिटी फ्रॉम द सिंगल स्लिट। एड्रेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस कहाँ होती है, मतलब मैक्सिमा कहाँ बनना होता है, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस कितना होता है, एल लैम्डा, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या होता है, वाई इंटू डी स्मॉल डी अपन कैपिटल डी। इन दोनों ने बराबर करेंगे तो जो फर्स्ट मैक्सिमा हो, सेंट्रल मैक्सिमा में फर्स्ट मैक्सिमा ना मानते हैं, अदर व्यू इंटरफेरेंस पैटर्न में है जो सेंट्रल मैक्सिमा आता है भाई मैं फर्स्ट मैक्सिमा ना मान, जो फर्स्ट मैक्सिमा की दूरी आता है वो आता है एन कैपिटल डी इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी, बराबर कर लेना, क्योंकि डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा होता है और डेल्टा एक्स डी बाई डी मतलब स्मॉल डी इंटू बाई अपॉन कैपिटल डी, इन दोनों ने बराबर करेगा तो बाई की वैल्यू आता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। याद रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो बाई की वैल्यू आ गई वो आ गई एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। मुझे मैंने बता दो इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर 5/2 तब है तब I1 I2 बराबर हुई, ठीक। बाई डी एस सी जे नंदे चालू करते हैं आगे, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज पढ़ चुके हैं, ठीक। ब्राइट फ्रिंज जहाँ में बाई की जो वैल्यू होगी एन कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। जी का होता है ब्राइट फ्रिंज का डिफरेंस। और नंबर एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भाई सेंट्रल मैक्सिमा पे भी याद रखिए ब्राइट फ्रिंज बनेगी, लेकिन जब मैं फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोला हूँ, सेंट्रल मैक्सिमा पे भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा जी होगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जी होगी, वो तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में। अगर बाई की वैल्यू याद रखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पूरी में मैं एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक। तो वाई इक्वल टू एन कैपिटल डी इंटू लेमडा अपॉन स्मॉल डी, तो नंबर जो एन की वैल्यू में मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब एन की वैल्यू में 0 रखूँगा तो क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ गई, लेकिन जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गई कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी पे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज ऐसी थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सेकंड मैक्सिमा थर्ड मैक्सिमा फोर्थ मैक्सिमा, ठीक। बाई की वैल्यू हमने जो कर ली। फाइंड द लोकेशन ऑफ 99 ब्राइट फ्रिंज, 99 ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन निकालनी है तो इनकी जगह 99 पुट कर, ठीक। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये तो कर चुके हैं हम, जी कम पे कहा होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब मैं एड्रेस करूँगा डार्क फ्रिंज को, ठीक है, डार्क बैंड को मैं एड्रेस करूँगा। तो यहाँ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो फर्स्ट डिफरेंस आता है 2n-1 इंटू पाई, जो पार्ट डिफरेंस आता है 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2, ठीक है। अगर मैं चाहते सॉल्व करूँगा तो बाई की जो वैल्यू आता है वो आता है 2n-1 लेमडा बाई 2, ऊपर कैपिटल डी है स्मॉल और नीचे स्मॉल डी है। जो बाई की वैल्यू आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मतलब फर्स्ट मिनिमा की जो वैल्यू होगी, मतलब फर्स्ट मिनिमा नहीं है जो मेन मिनिमा को एड्रेस है, ऐसे ही हमने एड्रेस ऑफ मैक्सिमा पढ़ा तो एड्रेस ऑफ मैक्सिमम बाई इक्वल टू मैक्सिमम का जो एड्रेस पर हो तो बाई इक्वल टू एन कैपिटल डी लेमडा अपॉन, ऐसी जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को का है एड्रेस है, ठीक है, 2n-1 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल डी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जहाँ मैं एन की वैल्यू में 1 से स्टार्ट कराऊँ, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कराऊँ। अगर मैं एन की वैल्यू 1 रखूँ तो मुझे फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल जाएगी, ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखूँ तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी I1 I2 प्लस टू अंडर रूट I1 प्लस I2 कॉस फाइव का है फेज डिफरेंस है। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है। I0 का है जो इंटेंसिटी फ्रॉम द सिंगल स्लिट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो तो हम कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम बनता है, ये रियल डायग्राम है, ये रियल स्क्रीन शॉट है, ठीक है। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा ही है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में। जी का होता है सबसे पहले डार्क बनता है, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो बनेगी वो पहले बनेगी डार्क फ्रिंज, फर्स्ट डार्क बनेगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद बनेगी फर्स्ट डार्क, ठीक, फिर ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, ऐसा बनता है। If we assume that intensity coming from the slit is I0, हाँ तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है। जब एक स्लिट तो इंटेंसिटी I0 आ रही होती है, दूसरी तो I0 आ गई, ठीक है। ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है और जो फर्स्ट डार्क होता है बिल्कुल नीचे वही कंडीशन में, जो फर्स्ट ब्राइट जो सेकंड डार्क, ठीक, ठीक है। कॉस एन पाई की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज लेनी तो कॉस पाई की वैल्यू में कितनी रखनी पड़ेगी, +1। हर ब्राइट फ्रिंज में याद रखिए जहाँ में इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है,
हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होगी, जो कि होगी 4I0 के बराबर, हर एक ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी। और हर एक डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती है, ठीक है। इंटरफेरेंस तो हर एक डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होगी। और जब डार्क फ्रिंज बनेगा तो इंटेंसिटी 0 होगी, और ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जहाँ में I1 I2 सेम होंगी तो 4I0 के बराबर आएगी इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0 के बराबर, याद कर लियो। ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी 4I0 के बराबर, और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी 0 के बराबर, ठीक। अब कॉन्सेप्ट करेंगे फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ की बात करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट करेंगे बैंड फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ। बैंड विड्थ का होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क बैंड, ठीक है, टू सक्सेसिव बैंड, मतलब टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ का होता है, याद रखिए, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ का होता है दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच को डिस्टेंस, या दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच को डिस्टेंस का होता है, वो बैंड विड्थ होता है, कि ऐसे यूनिट मीटर होता है, ठीक। और जो डिस्टेंस बिटवीन मान तो वही नॉर्मली बैंड विड्थ होता है, या फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसको, ठीक। हाँ, जहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज या टू सक्सेसिव कंस्टिक्यूटिव डार्क फ्रिंज बात क्या कहते हैं हम, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। फ्रिंज के विड्थ की जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, याद रखिए, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जे हर एक, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए बैंड विड्थ कांस्टेंट है, लेकिन आगे हम डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, भाग ले सेंट्रल मैक्सिमा की बैंड विड्थ अलग होगी, मतलब आगे सेंट्रल मैक्सिमा की बैंड विड्थ बढ़ेगी, जहाँ में तो हर एक का होगी बैंड विड्थ इक्वल होगी, ठीक है, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक। अगर मैं डी बढ़ा दूँ तो जी बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ा दूँ जी बढ़ेगी, स्मॉल डी बढ़ाऊंगा तो जी घटेगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल ही है। डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ, विड्थ डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ाऊँ तो ये बढ़ेगी, टू कोरेंट सोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी के, ठीक है, डिपेंडेंसी है, ठीक है। अगर मैं लैम्डा बढ़ाऊँ तो बीटा बढ़ेगा, स्मॉल डी बढ़ाऊँ तो बीटा घटेगा, कैपिटल डी बढ़ाऊँ तो बीटा बढ़ेगा। लेकिन हम जहाँ जो बढ़िया स्पेशल पॉइंट है, अगर मैं डी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज करता हूँ तो इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलेगा ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं होगा, ये नहीं कि फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, ऑब्जर्व ही नहीं होगा। फ्रिंज विजिबिलिटी ये हम कर चुके हैं ऊपर। फ्रिंज विजिबिलिटी का होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, जो कि 2√I1 इंटू I2, या जाए ऐसे लिख सकते हैं 2 बीटा, जहाँ में बीटा तो हम फ्रिंज विड्थ शो करते तभी n लिख दो, 2n अपन n+1। मिनिमम इंटेंसिटी पानी है तो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी 0, और फ्रिंज विड्थ, अच्छा अगर मुझे मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ पानी है, ठीक है, अगर मुझे मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ पानी है तो आई मिनिमम की वैल्यू 0 कर दे, मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ पानी है तो आई मिनिमम की वैल्यू 0 कर दे, तो बी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अगर मैं मिनिमम फ्रिंज विड्थ पानी है तो आई मैक्स की वैल्यू आई मिनिमम के बराबर कर दे, तो बी की वैल्यू 0 आ गया, तो ठीक। द ब्राइट फ्रिंज आर द रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद द डार्क फ्रिंज, ये तो वही है। द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रिंज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइजन वेव थ्योरी, हाँ मतलब जो फ्रिंज फॉर्म वही है वो हाइजन वेव थ्योरी के बेसिस पे वही है। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है जाए डब्ल्यू, तो मतलब जाए ओमेगा तो सो होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है फ्रिंज विड्थ अपॉन कैपिटल डी, मतलब जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है या की वैल्यू कांस्टेंट होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी या की क्या होता है वैल्यू होता है रेशियो ऑफ द फ्रिंज विड्थ टू डिस्टेंस डिफरेंस इन द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। यंग एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश्ड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, और का लाइट मतलब यंग का एक्सपेरिमेंट वेव पे तो बेस्ड, याद रखिए जब मैं ब्रिथ को रेशियो दे रहा होगा, ठीक है, जाको सर मतलब ब्रिथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होता है, तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम निकालनी है, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड सवाल है। ये तो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। जहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन और क्वेश्चन डबल करूँ, मतलब डा की वैल्यू डबल करूँ, स्मॉल डी की वैल्यू हाफ कर रहा हूँ, चेक बोल ही रहा हूँ हाफ, ठीक है, तो फोर्थ टाइम में आ गई, ठीक। जी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जहाँ जैसा आगे क्वेश्चन आगा, ठीक है, मैं बाबू जब जाई में एक्सप्लेन कर दूँ जो करूँ बाई डी एक्सपेरिमेंट में। अगर मैं येलो लाइट ब्लू लाइट से चेंज कर दे दूँ, येलो लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम, अगर वेवलेंथ कम तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज करेगी, सही बात है। लेकिन जहाँ में नहीं, अच्छा जहाँ में क्वेश्चन आया आगे है जैसे जीरो, हाँ हाँ जी है। अगर मैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है एयर वाटर में शिफ्ट कर दूँ तो एयर वाटर में शिफ्ट कर दूँ तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी, म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की वैल्यू घटेगी, वेलोसिटी की वैल्यू घटेगी तो लैम्डा घटेगा, क्योंकि जी म्यू की टर्म में बात दे रही है, लैम्डा घटेगा तो फ्रिंज विड्थ तो डिक्रीज होगी। लेकिन
आगे हमें क्वेश्चन मिलेगा डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन मिलेगा जहाँ में इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज जा रही है, ठीक है। तो जहाँ में लैम्डा इक्वल टू h/m भी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ में इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज जा रही है तो वहाँ में लैम्डा बढ़ेगा। जहाँ में स्पीड डिक्रीज जा रही है तो लैम्डा घट रहा है, लेकिन वहाँ में स्पीड डिक्रीज होगी तो लैम्डा बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है, ठीक है जी। करो YDSC कंडक्ट इन एयर, जहाँ में फ्रिंज विड्थ भी अगर जब पूरे सेटअप में पानी में लेंगे तो फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, तो फ्रिंज विड्थ का होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है म्यू। अगर म्यू बढ़ेगा तो भाई लैम्डा घटेगा, तो मतलब म्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। नॉर्मली सवाल है, कर लियो आराम से। ये स्टैंडर्ड सवाल है, इजी है पर, ठीक है। देख रहा हो YDSC डिस्टेंस दे रखा है, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड डार्क और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच को डिस्टेंस इतना दे रखा है। सेकंड डार्क कहाँ बनता है, सेकंड डार्क बना ली y इक्वल टू 2n-1 कैपिटल टी इंटू लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल डी। एन की वैल्यू जहाँ में रखेगा तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगी जहाँ डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5/4 mm। तो आसानी से फिर तो जहाँ में वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना, ठीक है। पार्ट डिफरेंस निकालना, ठीक है। 10th डार्क फ्रिंज को, ठीक है, 10th डार्क फ्रिंज में तो पार्ट डिफरेंस निकालना 2n-1 λ/2। नॉर्मल फार्मूला भी सवाल है, आराम दे रहा हो, ठीक। अगर फेज डिफरेंस में 5π दे रखा हो तो मैंने याद रखी हो फेज डिफरेंस 5π दे रखा हो, तो पाई की मतलब डायरेक्ट फ्रिंज के लिए तो मैंने बताई थी, तो डायरेक्ट फ्रिंज समझते पहले बनेगी पाइप है 2 पाइप है, मतलब पाइप है जो फेज डिफरेंस की वैल्यू आता हुआ था पाई 3/5π, ऐसी तो आता है अल्टरनेटिव में। तो जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज होता है सेकंड, और जो थर्ड डार्क फ्रिंज, तो जब फेज डिफरेंस 5π हो, तो थर्ड डार्क फ्रिंज आ गई। या फेज डिफरेंस अगर डार्क फ्रिंज होगी तो 2n-1 × पाई इक्वल टू 5 तो कर सकते हो, थर्ड डार्क फ्रिंज आ जाएगी ज़्यादा, ठीक। एक YDSC इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस लाइट के बीच कचूना है तो आप जो सवाल बता, ठीक है। इन YDSC में सेंट्रल फ्रिंज फोर्थ ब्राइट फ्रिंज का नहीं समझते पहले, अगर फेज डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। फेज डिफरेंस का होता है 0, 2π, 4π, 6π, 8π। ये का होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस होता है 8π। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टफ हुआ है। जो YDSC एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा विद द बेवलेन लैम्डा, और जो इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंज की वो आई है। ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमम, और आई मैक्सिमम कितनी होता है, आई मैक्सिमम 4I0 के बराबर है। I0 होता है इंटेंसिटी फ्रॉम द सिंगल स्लिट, तो I0 की वैल्यू निकाली 4I मतलब I/4। फिर इंटेंसिटी निकालनी है जहाँ पॉइंट पे, वहाँ पे पार्ट डिफरेंस इतना होता है, इंटेंसिटी पार्ट डिफरेंस इतना होता है, सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस आएगा π/2, फिर डिफरेंस के फॉर्म में जाके वैल्यू लिखेगा, तो I डैश इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो जाके जो वैल्यू आ गई I डैश की वो 2I0 आ गई, और I0 की जगह I/4 दे दूँगा तो I/2 आंसर आया वो, ठीक है। ऐसे करना ये सवाल। इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालता है तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक। आज वही सॉल्यूशन है आगे का जो मैंने कर, ठीक। ऊपर ही पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जगह YDSC एक्सपेरिमेंट में लाइट जागी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर यूज करी गई है, और एंगुलर विड्थ इतनी है, ठीक है। और कैपिटल डी की वैल्यू इतनी दे रखी है, एंगुलर विड्थ इतनी है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। What will the angular width of first minima if the entire experiment apparatus immerse in the water? तो एंगुलर विड्थ का होता है लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। लैम्डा अपॉन डी होता है एंगुलर विड्थ, बिल्कुल सही बात है। एंगुलर विड्थ वो जी का होता है लैम्डा अपॉन डी, तो ठीक। तो मतलब जो एंगुलर विड्थ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, सही बात है। लैम्डा एयर में दे रखा हूँ मैं, लेकिन लैम्डा वाटर में दाना दे रखा हूँ, ठीक। और लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, सही बात है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो मतलब जहाँ में जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इन एयर और वेवलेंथ इन मीडियम। तो वेवलेंथ निकालना, अच्छा जिस सॉल्व भी इम्पोर्टेंट है। जो वेवलेंथ आ गई समझते पहले, जो एंगुलर विड्थ होता है वो क्या होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो एंगुलर विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है, तो लैम्डा इन एयर अपॉन मीडियम वाटर होता है, तो लैम्डा अपॉन म्यू। तो मतलब जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू डब्ल्यू की आ जाएगी, ठीक। जी सॉल्व कर दियो आराम से, वही है जी। जी कह रहा द स्प्रिंग इज, हाँ मतलब जी कह रहा
स्प्रिंग इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन्स और द एंगुलर सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट। मतलब कह रहा हूँ कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है, जो कि आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। द मोनोक्रोमेटिक सोर्स रिप्लेस बाय द अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। एंगुलर सेपरेशन 4 डिग्री नहीं इंक्रीज होगा, जी गलत है। की पॉइंट है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द सिंगल स्लिट इज आई नॉट, देन द इंटेंसिटी ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज 4 आई नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट। देख रहा हूँ जब इंटेंसिटी ठीक है, जी कह रहा हूँ जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई नॉट है तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो इंटेंसिटी आएगी वो 4 आई नॉट आ जाएगी। अब वैसे जनरल पॉइंट के लिए तो जे निकालते हैं हम, ठीक। की पॉइंट दूसरा नंबर ऑफ फ्रिंजेस, जहाँ पर सवाल क्वेश्चन फोर्ट बने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे लेंथ में, एन लेंथ में तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एल इजकल टू एल अपॉन फ्रिंज विड्थ की लेंथ। मतलब फ्रिंज विड्थ कितनी है, जैसे एल 100 सेंटीमीटर दे रखी है तो नाम में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी होंगी, और फ्रिंज विड्थ 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो 50 फ्रिंज विड्थ आएंगी, समझ रहा। तो एन की वैल्यू होगी एल अपॉन फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ स्मॉल इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो जैसे स्मॉल डी ऊपर लिख सकते हो। मतलब एन की वैल्यू एल इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू लैम्डा, ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट। जो एन की वैल्यू है लैम्डा इंटू स्मॉल डी, वो लैम्डा इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू सॉरी गलत है एन की वैल्यू एल इंटू स्मॉल डी, एल ई डी मतलब एन इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी अपॉन एल, ठीक है। और एल और बीटा सेम यूनिट में पुट करनी है, ठीक है। एल और फ्रिंज विड्थ देख रहा हूँ जब वेवलेंथ इतनी तो इतनी नंबर ऑफ फ्रिंज बननी है, जब वेवलेंथ इतनी आई तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी आएगी, तो एन इजकल टू का होता है एल अपन फ्रिंज विड्थ, मतलब जगह जो फॉर्मूला आता है एन इजकल टू एल स्मॉल डी अपन कैपिटल डी अपन लैम्डा, मतलब एन की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा। जैसे सॉल्व करेगा आंसर आ जाएगा, ठीक। जी ग्राफ यंग डेवल स्लिप द एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस प्रोड्यूसर हुआ, जहाँ में नंबर ऑफ फ्रिंज पर मीटर बतानी है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंज पर मीटर बतानी है, ठीक। हाँ तो एल की वैल्यू ले ले बस, और फॉर्मूला है नॉर्मल यार। की पॉइंट 3 जी करो इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन विद डिस्टेंस ऑफ सेंटर ब्राइट फ्रिंज बाई, ठीक है। अब आ दो की पॉइंट तीसरा, ठीक है। लाखों का की पॉइंट है ये करो इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। अब इंटेंसिटी में, ठीक है, इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन इज द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज बाई इज गिवन बाई। अब मुझे इंटेंसिटी, ठीक है, अब मुझे ना तो फेस डिफरेंस दे रखा ना पार्ट डिफरेंस दे रखा। अब मुझे इंटेंसिटी निकालनी किसी भी जर्नल पॉइंट में, और आई वन इजकल टू आई टू के बराबर है और आई टू आई नॉट के बराबर है। तो इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ मैं 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई इंटू वाई, जो वाई वही होता है जो डिस्टेंस होता है फर्स्ट मैक्सिमा या मिनिमा को, ठीक है। पाई इंटू स्मॉल वाई अपन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए, ठीक है। जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो इंटेंसिटी आगे वो आगी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई इंटू वाई अपन फ्रिंज विड्थ, जो वाई का होता है जो वो होता है फर्स्ट मैक्सिमा या मिनिमा को डिस्टेंस, ठीक। देख रहे हो की पॉइंट, अगर मैं कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से ज़्यादा लूँगा और लैम्डा की वैल्यू स्मॉल डी से कम लूँगा, ठीक है। तो यहाँ में कच्ची वेवलेंथ मिसिंग होता है, जो मिसिंग वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है वो आता है स्मॉल डी स्क्वायर अपन 2n-1 इंटू कैपिटल डी, और नंबर एन की वैल्यू 1 चालू करेगा एन 1 2 3 4 5 6, तो ये मिसिंग वेवलेंथ है सबरी, ठीक है। लैम्डा मिसिंग आता है स्मॉल डी स्क्वायर अपन 2n-1 इंटू कैपिटल डी। अगर मैं स्लिट की जगह, ठीक है, की पॉइंट 5, अगर मैं स्लिट की जगह पिन होल कर दूँ तो मतलब नंबर स्लिट आती पहले ऐसी। अब मैं जब स्लिट की जगह कोई होल कर दूँ तो, ठीक है, होल कर दूँ तो जहाँ में जो फ्रिंजेस बनेंगी वो हाइपरबोलिक बनेंगी, ठीक है। फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, हाइपरबोलिक, ठीक। की पॉइंट छोटा, अगर मैं स्क्रीन प्लेस कर दूँ परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, ठीक है, पहले जगह है जी स्लिटिंग और ऐसी स्क्रीन रखी जा रही। अगर मैं स्क्रीन ने ऐसे प्लेस कर दूँ बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर मैं स्क्रीन है स्लिट के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेस कर दूँगा तो अब जो फ्रिंज बनेंगी वो सर्कुलर फ्रिंज बनेंगी, कंसंट्रेटिक सर्कल ऐसे फ्रिंज बन जाएंगे, ठीक है, कंसंट्रेटिक सर्कल। की पॉइंट 7, अगर मैं वाइट लाइट को यूज करूँगा तो याद रखिए, अगर मैं वाइट लाइट को यूज करूँगा मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर की लाइट आते हैं तो 7 तरीका की वेवलेंथ देंगी, तो जहाँ में सेंट्रल फ्रिंज में वाइट पार्ट होगा और जो आगे मतलब सेंट्रल फ्रिंज मतलब जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में होगी, बाकी आसपास थोड़ा रेड कलर होगा, रेड कलर जो वाइट लाइट यूज करके सेंट्रल वाइट फ्रिंज वाइट होती है, ठीक है। मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाइट होती है अगर वाइट लाइट को यूज करेंगे तो। when monochromatic light is used to central bright fringe
इज ब्राइट बट नॉट वाइट। मतलब जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल ब्राइट, मतलब सेंट्रल फ्रिज में ब्राइट होता है लेकिन वाइट ना होता। लेकिन अगर हम वाइट कलर को यूज करेंगे तो जो मैक्सिमम बनेगा वो क्या बनेगा, वाइट कलर का। की पॉइंट ये कहते हैं व्हेन वाइट लाइट इज यूज एज अ सोर्स, तो याद रखिए जो एडजेसेंट वाली फ्रिज में होंगी, ठीक है, जो एडजेसेंट वाली फ्रिज में होंगी वो क्या होंगी, रेड इन कलर। मतलब बीच वाली तो क्या है, वाइट है, जो एडजेसेंट वाली फ्रिज में होंगी वो रेड इन कलर होंगी। हैंस हेल्प द आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम विच इज नॉट पॉसिबल व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट वॉज यूज। हाँ ये करो, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो हम सेंट्रल, मतलब हाँ अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करूँगा, जैसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करी मैंने, ठीक है, तो ये बन रही ब्राइट फ्रिज बन रही है, ठीक है, जहाँ मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिज कौन सी पता करी ना मालूम, तो जहाँ वजह अगर मैं वाइट लाइट यूज करूँगा तो मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिज की लोकेशन मालूम पड़ जाएगी कौन सी सेंट्रल ब्राइट फ्रिज में। इन केस ऑफ वाइट लाइट एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, हमें जी स्क्रीन फीड पे, मतलब जो बीच में तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिज में हमें वाइट दिखेगी, बात आसपास जाओ तो थोड़ा रेड टाइप दिखेगा, बाकी बात पूरा वो फेड है, बाकी बात कछु कलर नहीं दिखाएंगे, ठीक। अब the current interference between interference pattern is obtained using a wide line, then bright fringe nearest the central fringe z होगी, बाकी बात फेड हो जाएंगी, ठीक। जो क्वेश्चन समझ दिया था इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। देख रहा हूँ बाई डी एस सी एक्सपेरिमेंट को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, जहाँ मैं जो दो सोर्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 mm है, एक सोर्स से वेवलेंथ इतनी आ रही है, दूसरे सोर्स से वेवलेंथ, मतलब दूसरे सोर्स से इतनी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। एट वॉट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन 2 cm, मतलब ये कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। मतलब ब्राइट फ्रिंज ऑफ वन इंटरफेरेंस पैटर्न विल कोइंसाइड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द अनदर, मतलब पहले वाले को इंटरफेरेंस पैटर्न दूसरे वाले के इंटरफेरेंस पैटर्न तो कोइंसाइड कर रहा हो, तो जहाँ में जिना दे रखी कि पहले वाले को कौन सा, तो सपोज कर ले पहले वाई को एमएथ ब्राइट फ्रिंज दूसरे वाई की एनएथ ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही है, तो जहाँ में N1 और N2 की वैल्यू पता बच जाएगी, ठीक है। लेमडा 1 लेमडा 2 दे रखे हैं, लेकिन सोर्स की वेवलेंथ मतलब वो ना दे रखो कि जाकी कौन सी ब्राइट फ्रिंज जा, मतलब जाकी पहले वाई की कौन सी ब्राइट फ्रिंज दूसरे वाई की कौन सी ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करी, तो ऐसे जीव नहीं कर सकते। तो सपोज कर ले पहले वाई की ब्राइट फ्रिंज जाकी एनथ ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड कर रही है, तो दोनों को बाई सेम है, बाई सेम कर ले, कैपिटल डी स्मॉल डी सेम है, और लेमडा की वैल्यू दे रखी लेमडा 1 लेमडा 2 की, तो जाको M/N को रेशियो आ जाएगा 5/6, मतलब पहले वाई की 5 ही ब्राइट फिल्म दूसरे वाई के छठे ब्राइट फिल्म तक कोइंसाइड कर रही है। अब M की वैल्यू 5, N की वैल्यू 6, चाहे M की वैल्यू 10 जा भाई फॉर्मूला में, चाहे N की वैल्यू 10 जा भाई फॉर्मूला में, बाई की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, ठीक। पोलराइजेशन ठीक है, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ थ्योरी है। याद रखिए पोलराइजेशन, जो पोलराइजेशन होता है वो केवल ट्रांसवर्स वेव को होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव को नहीं होगा, मतलब पोलराइजेशन साउंड वेव को ना हो, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज मच एज कम्पेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हाँ लाइट वेव इज प्रोपेगेटेड ट्रांस वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैंने जी केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए होता है, ठीक। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का नहीं होता, जैसे साउंड वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव तीनों एक दूसरे के वैसे, ठीक है जी। का साउंड वेव के लिए ना हो तो लाइट वेव के लिए होता है, वो होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कन्फर्म करते हैं जो नेचर ऑफ लाइट वेव वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। जो फ्लो में ना पोलराइजेशन अकर ओनली ट्रांसवर्स वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस पोलराइज, अभी हाँ साउंड वेव ना पोलराइज कर पाते, ठीक। अब जो समथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बहुत, ठीक है। अब बात करेंगे अनपोलराइज लाइट। जब मैं कहूँ अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, जो अनपोलराइज लाइट होता है वो कंसिस्ट करती है वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ऑन प्लेन्स, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ एट राइट एंगल, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, हेंस अनपोलराइज्ड आर रिप्रेजेंट बाय द स्टार। मतलब जी कह रहा हूँ जो अनपोलराइज लाइट होता है बा में तो जो लाइट निकल रही होती है वो हर डायरेक्शन में होता है, जहाँ में जो कि एक स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, जो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, जहाँ का सिंबल है अनपोलराइज एटू रिप्रेजेंट करी जाता है ऊपर नीचे और बीच में डॉट, ऊपर नीचे बीच में डॉट जो होता है अनपोलराइज लाइट, ठीक। प्लेन पोलराइज लाइट का होता है या तो PPL कहते हैं, जो कि क्या होता है एक ही डायरेक्शन में चलता है। इन प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर आर कन्फाइन्ड टू ओनली वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब जहाँ मैं जो कह रहा हूँ जो प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट में
जहाँ में जो लाइट चलती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है, जो कि मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन में। ठीक, अब जी का प्लेन पोलराइज लाइट है। ठीक है, जाते हम पोलराइज लाइट को कहते हैं। ये वर्टिकल प्लेन है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का होगा वर्टिकल, ऐसे ही होगा। ठीक है, और जो प्लेन पोलराइज लाइट है हम ऐसे दिखाते हैं, बीच में तो डॉट ना दिखाते, बीच में डॉट नहीं दिखाऊंगे जहाँ में। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन, अगर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो प्लेन पोलराइज लाइट आ गई ऐसा। ठीक, द लाइट हैविंग ऑक्सीलेशन ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन और प्लेन पोलराइज लाइट। देखा होता है जो डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई अनपोलराइज लाइट है वो पोलराइजर पे गिरता है। ठीक है, कोई अनपोलराइज लाइट अगर वो पोलराइजर पे गिरेगी, और याद रखिए पोलराइजर होगा वो जो एक्सेस होगा ट्रांसमिशन एक्सेस, या ऑप्टिकल वो एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, जो पोलराइजर को ट्रांसमिशन एक्सेस क्या डायरेक्शन में होगा वो केवल लाइट बाई डायरेक्शन से पास कर पाएगा। जैसे जाकर ट्रांसमिशन एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन थे तो जहाँ में तो केवल वर्टिकल वही लाइट ही पास कर पाएगी, तभी तो ये प्लेन पोलराइज लाइट बनता है। पोलराइज थे अगर लाइट निकलेगी तो बाकी इंटेंसिटी आधी कर दी, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये बहुत सारे प्लेन है तो, लेकिन जहाँ में तो जो वर्टिकल प्लेन से निकलेगी जो लाइट, जहाँ ट्रांसमिशन एक्सेस के तो कैसा हो वर्टिकल प्लेन में, तो जी केवल बाई लाइट अलाउ करेगा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगी जो लाइट। ठीक है, हियर द वर्टिकल ऑक्सीलेशन आर ट्रांसमिटेड बिकॉज द ट्रांसमिशन एक्शन इज ऑल्सो वर्टिकल। मैंने कि जहाँ पे केवल वर्टिकल ऑक्सीलेशन पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो वर्टिकल है। ठीक, इफ अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलरॉइड द ट्रांसमिटेड लाइट इज प्लेन पोलराइज, मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो प्लेन पोलराइज लाइट आएगी। ठीक है, ठीक, सिंगल प्लेन में चली जाएगी। सबसे पहले कहा जी अनपोलराइज लाइट है, अगर जी ट्रांसमिशन एक्सेस पे गिरी या ऑप्टिकल एक्सेस पे गिरी, ठीक है, तो ये कहा जाएगी एक ही डायरेक्शन में चली जाएगी, पोलराइज लाइट आएगी। और याद रखिए पोलराइज पे लाइट गिरने के बाद इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 जाएगी। ऑप्टिकल एक्सिस द इमेजिनरी एक्सिस इन द क्रिस्टल या पोलराइजर पैरेलल टू विच ऑफ द वाइब्रेशन। अच्छा, हाँ जी, वही ऑप्टिकल एक्सिस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ मुझे। ठीक, जहाँ मैं कहा है सबसे पहले अनपोलराइज लाइट है वो पोलराइजर पे गिरी तो जाके इंटेंसिटी आधी हैगी। अब जी पोलराइज लाइट हैगी, अनपोलराइज लाइट थे, अब जी हैगी पोलराइज लाइट। अब जी पोलराइज लाइट एनालाइजर पे गिरता है। अब जो दूसरा पोलराइड होता है वह कहते हैं एनालाइजर, जो एक पोलराइजर है। ठीक है, जाते एनालाइजर बोलेंगे। ठीक, जे लाइट का है वर्टिकल फेज में है। ठीक है, अगर जे लाइट वर्टिकल एक्सिस में ऑक्सीलेट कर रही है और जाकर ट्रांसमिशन में एक्सेस वर्टिकल एक्सिस में है तो ये पूरी की पूरी लाइटें जान देगा एनालाइजर, इंटेंसिटी कम नहीं करेगा। लेकिन अगर कहूँ एंगल पे एनालाइजर होगा पोलराइजर थे, अगर जी एनालाइजर जब पोलराइजर थे कहूँ एंगल पे होगा तो इंटेंसिटी कम करेगा। लेकिन अगर जो जाके बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल पैरेलल है, अब जी एनालाइजर जब पोलराइजर के बिल्कुल पैरेलल है तो पूरी की पूरी लाइटें जान देगा नंबर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2, तो नंबर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हुई। ठीक, देख रहा हूँ लाइट कैन बी पोलराइज। ठीक है, जी कह रहा हूँ लाइट कैन बी पोलराइज विद द ट्रांसमिटिंग सर्टिंग क्रिस्टिकल, जैसे कैल्साइट यूज करते हैं। पोलराइड अलाउ द लाइट ऑक्सीलेशन पैरेलल टू द ट्रांसमिशन एक्सेस, वही कि जो पोलराइड होता है वो केवल ट्रांसमिशन एक्सेस की तरफ लाइट को मूवमेंट पर मतलब इनेबल करते हैं। द क्रिस्टल अनपोलराइड ऑन विच द अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट इज कॉल्ड द पोलराइजर इफ द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल। मैंने कि अगर ट्रांसमिशन एक्सेस दोनों के ऐसे हैं पैरेलल, देन पूरी की पूरी जो पोलराइज लाइट है वो पास से आ गई एनालाइजर थे विदाउट चेंज। ठीक है, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिस्टल और पोलराइड, विच पोलराइज लाइट इंसिडेंट इज कॉल्ड एनालाइजर। याद रखिए अनपोलराइज मतलब जो अनपोलराइज लाइट है वो पोलराइजर पे गिरती है, लेकिन पोलराइज हवे के बाद लाइट एनालाइजर पे गिरेगी, और जो लाइट फाइनली निकलता है वो एनालाइजर से निकलता है। ठीक, if the transmission axis of the analyzer is perpendicular to the polarizer then no light pass through it। मतलब जगह बहुत सारी अनपोलराइज लाइट है जो हमने पोलराइज से निकाल दो तो जी सिंगल प्लेन में हैगी, सिंगल पोलराइज लाइट हैगी। अब मैं जाकर कर दूँ क्रॉस पोलराइज बोल देते। ठीक है, अब मैं एनालाइजर बिल्कुल जाकर 90 डिग्री बदल दूँ, मतलब जाकर ट्रांसमिशन एक्सेस या एनालाइजर को जो ट्रांसमिशन एक्सेस है या एनालाइजर को जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, और जो लाइट आई है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जहाँ में तक कोई लाइट पास नहीं होगी, नो लाइट इंटेंसिटी पास। मेलियस लॉ का कहते हो, मेलियस लॉ जो कहते हो अगर
पोलराइजर और एनालाइजर के बीच कोई एंगल है, जैसे अनपोलराइज लाइट समझते पहले पोलराइज पे करी तो बाकी इंटेंसिटी I0/2 हैगी। अब I0/2 इंटेंसिटी एनालाइजर पे करेगी, तो एनालाइजर को अगर एंगल कचू दे रखो पोलराइजर थे, तो जो फाइनल इंटेंसिटी बात निकलेगी वो होगी I=I0 cos स्क्वायर थीटा। और जो I0 वो है जो एनालाइजर पे लाइट गिरी है आफ्टर द पोलराइजेशन के बाद ये इंटेंसिटी है, ठीक है। I0 जो इंटेंसिटी है वो आफ्टर पोलराइजेशन के बाद है, मतलब जो लाइट एनालाइजर पे गिर रही है वो है जी। और एम्पलीट्यूड लिख सकते हो, एम्पलीट्यूड A0 cos थीटा है वो, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ फाइनल लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बतानी है जो कि एनालाइजर के पास हुई है। तो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, माने कि जो एनालाइजर पे इंटेंसिटी गिरी है वो इनटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है, जैसे जी क्वेश्चन है जहाँ मैं थीटा दे रखा 60, ठीक है। जैसे जी क्वेश्चन है जहाँ मैं थीटा 60 दे रखा और जगह दे रहा ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में थीटा दे रखा 60। तो समझते पहले अगर अनपोलराइज है जाके इंटेंसिटी 100 है, तो जी पोलराइज गुजर के बाद जाके इंटेंसिटी 50 आएगी, जो कि हम जानते हैं आती याद है। अब जो एनालाइजर पे गिर रही है और एनालाइजर को एंगल 60 डिग्री है, तो जो अब इंटेंसिटी याद फाइनल निकलेगी वो निकलेगी 50 cos स्क्वायर थीटा, 50 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 50 इंटेंसिटी की लाइट जो एनालाइजर पे गिर रही है, बाई लाइट ले दें जो एनालाइजर पे गिरेगी, ठीक है। जाको आंसर आ जाएगा फिर सॉल्व कर लेगा, ठीक। मैंने बताई यदि अगर मैं पोलराइजर है ऐसे एनालाइजर है, पोलराइजर के 90 डिग्री पे दे दूँ तो कोई भी लाइट पास नहीं होगी, इंटेंसिटी 0, ठीक है। बात कहते हैं क्रॉस पोलराइजेशन। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। द पोलराइजर एंड एनालाइजर आर इंक्लाइंड ऑन ईच आर 60 डिग्री, मतलब एंगल दे रखा 60 डिग्री। और द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द पोलराइजर वो आई है। द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर, मतलब ये करो पोलराइजेशन के बाद जो इंटेंसिटी वो आई है, तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी बताओ, तो वो 2 आई होगी यार, क्योंकि पोलराइजेशन पे गिरने के बाद इंटेंसिटी आती जाती है, जाके इंटेंसिटी आई है तो जाके इंटेंसिटी 2 आई होगी यार। देख रहा था एनालाइज इंक्लाइन ऑन द पोलराइजर द एंगल ऑफ 60 डिग्री, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर इज आई इज n टाइम द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। मतलब जो कह रहा हूँ जो एनालाइजर पे लाइट गिर रही है वो सपोज कर आई इंटेंसिटी की, और जाते जो लाइट बाहर निकल रही है वो एन आई इंटेंसिटी की, तो एन आई इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर करते जाते हमें एन की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी कितनी आ गई, ठीक। जो बहुत ज़्यादा टॉप का सवाल है जो कि नीट 2017 में, ठीक है। दो पोलर रोड है P1 और P2 जो कि एक्सेस परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ऐसे दे दिए गए हैं उनकी एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जी क्या करूँ मैं तीसरा पोलराइड इन दोनों के बीच में लगा के दे रहा हूँ जो कि 45 को एंगल बनाता हूँ P1 थे। अब मैं तीसरा पोलराइड लगा के दे दूँ जो कि इनते पहले वाले 45 को एंगल बनाता हूँ, ठीक है। द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द P2, अब ज़्यादा इंटेंसिटी निकालनी है कितनी, मतलब फाइनल इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक। अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो समझते पहले I0 की इंटेंसिटी जब पोलराइजर पे गिरेगी तो इंटेंसिटी कितनी आएगी I0/2। अब I0/2 इंटेंसिटी, अब I0/2 इंटेंसिटी की लाइट जो एनालाइजर पे गिरेगी जो कि 45 डिग्री पे, तो जाते इंटेंसिटी कितनी आएगी आई डैश इक्वल टू I0/2, क्योंकि I0/2 की लाइट गिर रही है वहाँ पे I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इंटेंसिटी I0/4 आएगी। अब I0/4 की लाइट जहाँ पर गिरेगी, I0/4 की लाइट गिरेगी जो कि अब जाको और जाको एंगल देखो जाको, ठीक है। जाको और जाको एंगल देखो जाको, ठीक है। जाको और जाको एंगल देखो जाको। तो जब पोलराइजर को ट्रांसमिशन एक्सेस ऐसा हुआ, सेकंड वाई को थर्ड वाई को और सेकंड वाई को ऐसा हुआ, तो इनके बीच 45 को एंगल होगा, क्योंकि इनके बीच 45 को एंगल है, तो जाके बीच 45 को एंगल, क्योंकि जो दोनों 90 के होंगे ऐसा ना एंगल J45 J45 और J45, ठीक है। तो I0/4 जी इंटेंसिटी जब गिरी है तो I0/4 cos स्क्वायर थीटा लगाऊँ तो I0/8 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब ब्रूस्टर एंगल और डिफ्रैक्शन पढ़ना हो थोड़ा सा, अब पढ़ेंगे ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। ब्रूस्टर एंगल समझते पहले जो अनपोलराइज लाइट थी जो कि ऐसे गिरी, ठीक है। तो एक लाइट टोटली एक लाइट रिफ्लेक्ट हैगी और एक लाइट रिफ्रैक्ट हैगी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट है इन दोनों के बीच में एंगल 90 हो, तो याद रखिए जो सवाल आ चुका है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट और जो रिफ्लेक्टेड है इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट गई है वो 100% पोलराइज होगी, और बाकी और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस गिरा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर ऑक्सीडेट करेगी, ठीक है। दोबारा समझ, ठीक है। जैसे जी लाइट गिरी, जी लाइट रिफ्लेक्ट हैगी, जी रिफ्लेक्ट हैगी, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उनके बीच में एंगल होगा 90 का, ठीक है।
और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज होगी, और जो बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ऑक्सीलेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। जगह पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड while the rest is refracted, ठीक है। the reflected are 100% polarized at a certain angle of incidence known as polarizing angle। अच्छा, जाते पोलराइजिंग एंगल कहते हैं जाते रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस सच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज thus the angle of incidence of ordinary light at which reflected light from the transparent medium is completely plane polarized light जाते polarizing angle कहते हैं, ठीक। ठीक है, डेरिवेशन का होता है, डेरिवेशन ये आता है वैसे टेन थीटा इक्वल टू म्यू डेंसर अपन म्यू एरर होता है। म्यू एरर की वैल्यू वैसे एक के बराबर होता है, एयर आता है ज़्यादातर, लेकिन अगर कचुआ दे रहे हो तो वह ले लियो। टेन थीटा इक्वल टू म्यू डेंसर बाई म्यू एरर, ठीक। जो होता है तेरा ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। और जी क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंगल की बात करते हैं, ठीक। एट दिस पार्ट रिफ्लेक्टेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर the angle of incidence or ordinary light at which the reflected light from the transmitted medium is completely plane polarized। reflected light completely plane polarized होता है, called polarizing angle। मतलब जहाँ एंगल पे, मतलब ऐसा एंगल दो जहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट कम्प्लीटली पोलराइज है, वह एंगल थे हम ब्रूस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक। ब्रूस्टर एंगल म्यू टेन थीटा इक्वल टू म्यू पी, ठीक है। म्यू को वो टेन थीटा के बराबर या टेन आई पी की भी बोल सकते हैं, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ही थीटा पी लो तो हमने, ठीक है। 60 डिग्री दे रखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना, तो म्यू इक्वल टू 10 पी लगा दे। ब्रूस्टर एंगल है ये, कम्प्लीटली पोलराइज है रिफ्लेक्टेड लाइट। द पोलराइजिंग एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्टेड लाइट, अच्छा पोलराइजिंग एंगल याद आई तो ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल थे ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। 90 डिग्री होता है रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड आई के बीच एंगल। द एट पोलराइजिंग एंगल द इंसिडेंट अनपोलराइज रिफ्लेक्टेड एज प्लेन पोलराइज लाइट, और का देख रहा आफ्टर द पोलराइजिंग एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता, ठीक है। जी थीटा पी है, नंबे एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी है, रिफ्लेक्टेड वाला एंगल थीटा पी है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट और जी रिफ्लेक्टेड वाला एंगल थीटा पी, याद रखिए रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्टेड के बीच एंगल कितना होता है 90। जाको एंगल थीटा पी, जाको एंगल आ जाएगा रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इन तीनों ने मिला के 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आएगा, तो जो एंगल आएगा रिफ्लेक्शन को 90 माइनस थीटा भी आ जाएगा, ठीक। ठीक है जी, वही सवाल है। अनपोलराइज्ड इंसिडेंट करिए प्लेन सरफेस में मटेरियल जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट अ पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो कौन सी सिचुएशन करेक्ट है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कम्प्लीटली पोलराइज होगी, याद रखिए कम्प्लीटली पोलराइज होगी, और बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ब्रूस्टर एंगल के कंधे लेकर कंधे को, तो 45 से लेकर 90 तक हो, तो चौ चौकी टेन थीटा की वैल्यू मी के बराबर, ठीक है। अगर मैं मी की वैल्यू एक, और जो मी की वैल्यू होता है वो हमेशा एक से बड़ी लेनी है मुझे, क्यों, मी की वैल्यू तो एक से ज़्यादा ही लेनी है। अरे मी की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है कि ना होता, क्योंकि ईयर को एक होता है, मी की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू मी के बराबर, और मी की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा होता है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमेशा एक से ज़्यादा ही लेनी है। तो 45 और 90 के बीच एक से ज़्यादा वैल्यू होता है टेन थीटा की, क्योंकि 30 पे वैल्यू आ गई 1/√3 याद है। तो ब्रूस्टर एंगल 45 से लेकर 90 तक होगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम डिफ्रैक्शन, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्ली प्रॉपर्टी ऑफ वेव। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो डिफ्रैक्शन होता है वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन पोलराइजेशन केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। डिफ्रैक्शन का होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द एजेस ऑफ द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल ऑफ स्लिट स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ द जियोमेट्रिकल सेट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये करो, जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो वो कॉर्नर पे तो बेंड आते हैं, और मतलब और जो शेडो रीजन होता है वहाँ में एंटर कर जाते हैं, जाते कहते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे जी लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे आ रही है, अब जो ऑब्स्टिकल से टकराई तो जी कहेंगी जी थोड़ी बेंड हैगी, ठीक है, जी थोड़ी बेंड हैगी, ठीक है। जाइते मैं डिफ्रैक्शन बोलूँगा, जाइते क्या बोलूँगा मैं डिफ्रैक्शन बोलूँगा, ठीक। तो ठीक है जी, लाइट आई जी नॉर्मली ब्राइट रीजन आ रहा हो, ठीक है, जितना का है ब्राइट रीजन, इतना का है ब्राइट रीजन है, ठीक। और इतना का है जो डार्क रीजन आओ, इतना रीजन जो है वो डार्क रीजन है, ऐसे इतना का होगा जो ब्राइट रीजन होगा पूरा, ठीक है।
एक्सपेक्टेशन का होता है, हमारी एक्सपेक्टेशन होता है कि जी लाइट ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो जाके पीछे इतनी में पूरी साइड होगी, लेकिन ऐसा ना होता। रियलिटी होता है ऐसी, जी लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, आगे कॉर्नर पर टकरा के लाइट ऐसे मुड़ जाता है। सो जा जगह पैटर्न कैसा पाओ जाओगे, ऐसा ज़्यादा कम ऐसा पैटर्न पाओ जाओगे जा जगह, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द साइड्स ऑफ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन टेक प्लेस इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। की पॉइंट का है डिफ्रैक्शन के लिए, की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब डिफ्रैक्शन कब हो सकता है, याद रखियो, जब मतलब जो लाइट ऑब्स्टिकल से टकरा रही है या कब ऑब्जेक्ट से टकरा रही है। जब लाइट कब ऑब्स्टिकल या कब तक टकराता है, समझ रहे हो, जब जो लाइट किसी ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट तक टकराता है तो ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ, नहीं तो लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्स्टिकल या अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टिकल मच ग्रेटर देन द लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ऑफ लाइट, देन द रेक्टिलिनियर मोशन इज ऑब्जर्व। मतलब जो कह रहा है, मतलब जो लाइट इन पर टकरा रही है ऑब्जेक्ट पे, वो उन लाइट की वेवलेंथ ऑब्स्टिकल के साइज के बराबर होनी चाहिए, ठीक। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन, द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल कितना होता है, डिफ्रैक्शन हमें पाना हो तो ऑब्स्टिकल का साइज का होता है, शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की फॉर्म में होना चाहिए। की पॉइंट का जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, की पॉइंट का जाएगा, इट इज प्रैक्टिकल ऑफ द साइज ऑफ द अपर्चर ऑफ ऑब्स्टिकल ग्रेटर देन द 50 लैम्डा, 50 टाइम ज़्यादा होता है ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है, मतलब जो मैं तुम्हें बताऊँ, देख रियल लाइफ में लाइट को डिफ्रैक्शन बहुत इम्पॉसिबल नहीं, बहुत कम होता है लाइट का डिफ्रैक्शन, क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻7 की पावर में होता है। तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट माइक्रोमीटर में होना चाहिए अगर लाइट का डिफ्रैक्शन कराना हो तो। लेकिन जो साउंड की वेव लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, जा वजह तो जो साउंड वेव का डिफ्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और एक्सरे को तो साउंड से ज़्यादा होता है, क्योंकि बाकी वेव लेंथ 2.5 मीटर से लेकर 250 मीटर तक होता है, ठीक। वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स, हाँ मैंने कि रेडियो वेव से एक्सरे को जो वेव लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लाइट पे, जा वजह तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न है यहाँ में, जहाँ में डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल ब्राइट फिल्म होगी वो बहुत मोटी होगी, और जो बगल की ब्राइट फिल्म होगी वो हल्की, बहुत हल्की हो सकता है, गायब हुए हैं, ठीक है। अब हम करेंगे डिफरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कौन अंतर होता है। इंटरफेरेंस में जो सुपरपोजिशन होता है बेम, बाद हम ब्राइट फिल्म और डार्क फिल्म को नाम देते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में हम सुपरपोजिशन जो बेम होता है मैक्सिमम और मिनिमम बोलेंगे, ठीक। इंटरफेरेंस में जो जितने भी ब्राइट फ्रिंज होंगे सब इक्वली ब्राइट होंगे, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है बाकी इंटेंसिटी समझ ज़्यादा होता है, जो ऊपर भागे होंगे तो उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज आएगी। जहाँ में साइज ऑफ एवरी फ्रिंज मीन सेम, इंटरफेरेंस में हर एक फ्रिंज का साइज सेम होता है, जहाँ में सेंट्रल मैक्सिमम समझते बड़ी होता है, बाकी कम हो जाते हैं हम साइज, इंटेंसिटी में साउंड का साइज सेम रहता है। इन द डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम मोर देन द अदर मैक्सिमम। फ्रेन ऑफ व्हाट स्लिट डिफ्रैक्शन का होता है, जहाँ में क्या होता है सिंगल स्लिट से हम लेंस से पास कराता हूँ, जहाँ में कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं हम, ठीक है। डिफ्रैक्शन में कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं हम, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करो तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को क्या मिल रहा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल लार्ज मैक्सिमा, मतलब सेंटर पे सबसे बड़ा मैक्सिमम, तो अल्टरनेट मैक्सिमम और मिनिमा बनेंगे। एंटर पैटर्न इज वेरी कॉम्प्लेक्स और लेस कॉन्ट्रास्ट। कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं फ्रेनोपर डिफ्रैक्शन ऑफ, फ्रेनोपर डिफ्रैक्शन में, ठीक है जी। इंटेंसिटी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देते हैं, क्योंकि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोल रहा हो तो जी का डिफ्रैक्शन के बारे में बात है, जहाँ में सेंट्रल मैक्सिमा की जो ब्राइट इंटेंसिटी समझ ज़्यादा होता है, बात कम थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक। जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनता है वो बनता है लैम्डा बाई ए पे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी लैम्डा बाई ए पे, सेकंड बनेगी 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई ए, 4 लैम्डा बाई ए, 5 लैम्डा बाई ए। जी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नोट है, जाके बगल वाली वेव जो होगी बाकी आई नोट बाई 22 इंटेंसिटी होगी, याद रखियो। फाइंड द पोजीशन ऑफ द मिनिमा, मिनिमा की पोजीशन निकालनी है, अच्छा दे दो मुझे बताऊँ, देख ठीक है, डिफ्रैक्शन और जाके बारे में, ठीक। हाँ याद रखियो, पूरे डिफ्रैक्शन में मैं एन की वैल्यू 1 से चालू करूँगा, चाहे मैक्सिमम वन हो चाहे मिनिमम वन हो, एन की वैल्यू 1 से चालू होगी। तो डिफ्रैक्शन में जो मिनिमा की कंडीशन होता है वो इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमा की कंडीशन है वो मैक्सिमा की जो कंडीशन होती है इंटरफेरेंस में, वो जहाँ में मिनिमा की कंडीशन बन जाती है, कैसा। इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमम की कंडीशन होती है वहाँ में डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई होता है, तो जहाँ में मिनिमा की कंडीशन होता है डेल्टा फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए, लेकिन वहाँ में जो एन की वैल्यू वो 0 से स्टार्ट ही, जहाँ में एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि पूरे डिफ्रैक्शन में एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है,
और जहाँ में मिनिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस आता है वो एन लेमडा आता है, वहाँ में मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस एन लेमडा आता है। और जहाँ में एन की वैल्यू एक तो स्टार्ट करनी है। सेवंथ इम्पोर्टेंट चीज़, सेवंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ, जहाँ में जो डेल्टा एक्स होता है वो ए साइन थीटा होता है और जाइए एन लेमडा के बराबर करना है अगर मिनिमा की बात है तो। डेल्टा एक्स एन लेमडा और डेल्टा एक्स ए साइन थीटा होता है, बाबू डेल्टा एक्स डी साइन थीटा होता है, याद रखिए। वापस सवाल बाद कराए ना लेकिन कराएंगे। मिनिमा की लोकेशन लगानी है डिफ्रैक्शन के लिए, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं है, मुझे डिफ्रैक्शन है। तो डिफ्रैक्शन के लिए जो मिनिमा की लोकेशन लगा रहा है वो लगा रहा हूँ ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, याद कर लियो। ये मिनिमा की कंडीशन है, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, ठीक। हाँ, मिनिमा की जो फर्स्ट मिनिमा बनेगा, जो फर्स्ट मिनिमा की जो लोकेशन आता है वो बाई इक्वल टू एन लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, जहाँ में ए आया था, ठीक है। और जहाँ मैं एन की वैल्यू एक से स्टार्ट कराऊंगा, जहाँ मैं एन की वैल्यू कहते स्टार्ट कराऊंगा एक से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक। ठीक है, जहाँ में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, बाकी ब्रेड्थ समझते याद आता है। जहाँ में सेंट्रल मैक्सिमा की जो ब्रेड्थ होता है, बैंड ब्रेड्थ, वो समझते याद आता है। सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज ब्रेड्थ होता है वो समझते याद आता है। जैसे एन की कितनी होता है, जो बगल वाले होते हैं उनकी तो मिनिमा की, मतलब जो फर्स्ट मिनिमा होता है उनकी क्या बोलते हैं, बाई इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। बाई की वैल्यू बंद रखनी है तो एन कैपिटल डी अपॉन ए आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट मिनिमा बनो। लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमम बनो जाके जो फ्रिंज, मतलब जाके जो ब्रेड्थ आता है सेंट्रल मैक्सिमा की वो टू, मतलब जो ब्रेड्थ आता है सेंट्रल मैक्सिमा की वो टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए होता है, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा में ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैल आल्सो रिटन एज डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट, याद रखिए डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, मतलब फर्स्ट मिनिमा को डिस्टेंस ऑन आइदर साइड, दोनों साइड फर्स्ट मिनिमा के बीच को डिस्टेंस। तो फर्स्ट मिनिमा को जो डिस्टेंस है तो वो लेमडा डी वाई ए होता है, तो दोनों तरफ जोड़ दिए तो टू लेमडा डी वाई ए आ जाएगा। फिर पोजिशन ऑफ द मैक्सिमा, याद रखियो जो डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा होता है वो हमेशा सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। नहीं नहीं सॉरी, हाँ, मतलब जो डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम फॉर्म होता है, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा छोड़ के जितने मैक्सिमा होंगे डिफ्रैक्शन वो सारे सेकेंडरी मैक्सिमा होंगे। लेकिन जहाँ मैं कैसे बोलता हूँ, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ऐसा बोलते हैं यहाँ में, ठीक है। हाँ हाँ, वहाँ में देख, वहाँ में इंटरफेरेंस में क्या होती है, इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती, टू एन माइनस वन इंटू पाई आती है, जहाँ में डेल्टा फाइव की वैल्यू टू एन प्लस वन इंटू पाई आ गई बस। लेकिन वहाँ में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो कंडीशन थी, जहाँ में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है, जहाँ में मैक्सिमम के लिए वो कंडीशन है, कंडीशन अपोजिट याद है। और वहाँ में जो मतलब डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में कंडीशन अपोजिट याद है, और डिफ्रैक्शन में हर जगह एन की वैल्यू एक स्टार्ट करनी है। और डिफ्रैक्शन में याद रखियो, डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम है वहाँ पर, जैसे हाँ, मतलब डिफरेंस इंटरफेरेंस में मिनिमम में टू एन माइनस वन इंटू पाई फेस डिफरेंस की वैल्यू होती, लेकिन डिफ्रैक्शन में टू एन प्लस वन इंटू पाई आ गई। और जहाँ मैं एन की वैल्यू एक स्टार्ट कराऊंगा और जो फेस डिफरेंस होगा वो टू एन प्लस वन इंटू लेमडा बाई टू रख दूंगा, ठीक है। और जहाँ में जो मैक्सिमम बनेगा, जहाँ में मैक्सिमम बनेगा तो सेंट्रल मैक्सिमम कितना हो, जो बच्चे कुछ होता है उन समझते सेकेंडरी मैक्सिमम कितना, लेकिन ऐसे बोलेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। जब वही है, जहाँ मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ फ्रॉम द वो, हाँ द ब्रेड्थ पूछ रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा की वही। और जहाँ मैं जी पूछ रहा हूँ, मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, बामू टू कैपिटल डी लेमडा अपॉन ए, डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर बा, ठीक है। जो मतलब बच्चों को जो पार्ट होता है डिफ्रैक्शन को, वो न्यूक्लियाई के पहले लेक्चर में करा हुआ है, ठीक है। हाँ, मैंने ये दिया पैरेलल बीम आ रही है जो कि फर्स्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, मैंने कही थी। अब जहाँ मैं स्पीड इंक्रीज करूँ, जहाँ मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ कोई केस ना है, अगर मैं जहाँ मैं स्पीड इंक्रीज करूँगा तो वेवलेंथ जब जहाँ मैं घटेगी जाऊँगी, जहाँ मैं फॉर्मूला लेकर लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। अगर मैं जहाँ मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर जहाँ मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, जहाँ मैं वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एंगुलर विड्थ भी डिक्रीज होगी। हाँ, डिफ्रैक्शन के लिए जो एंगुलर विड्थ ना बता भाई, डिफ्रैक्शन के लिए जो एंगुलर विड्थ आता है वो आता है टू लेमडा अपॉन स्मॉल ए, ठीक है। टू थीटा इक्वल टू टू लेमडा बाई स्मॉल ए, ये पूरी एंगुलर विड्थ होता है, ठीक। ठीक है, लैम्डा वो भी बता दी, एच वाई एम बी अगर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह दे रखा होता है ये, ठीक है। ये तो नॉर्मल ही सवाल है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। जब मैं फर्स्ट डार्क इवेंट बताना हो, फर्स्ट डार्क इवेंट तो वाई इक्वल टू, डार्क इवेंट के लिए कंडीशन वाई इक्वल टू एल लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, बस आंसर आया, को डायरेक्ट पुट कर दे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, देख रहा
इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, जहाँ पर सिंगल स्लिट दे रखी ए और जो फर्स्ट मिनिमम है वो 30 डिग्री पे बनना हो, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री पे बनना, वेवलेंथ इतनी है। तो सबसे पहले और इंसिडेंट करो ऑन द स्लिट ऑन द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑब्जर्वेटेड एंगल, सेकेंडरी मैक्सिमम बताना कौन से एंगल पे बनेगा। तो ठीक है, जब मैं सबसे पहले मिनिमम की कंडीशन लगा दें, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा, मतलब ए सेंटीमीटर इक्वल टू एन लैम्डा निकाल दें, क्योंकि जो डिफ्रैक्शन के लिए मिनिमम की कंडीशन है तो सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। तो जब सबसे पहले मैं ए की वैल्यू निकालना हो जाते 2 लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है मुझे, ए की वैल्यू 2 लैम्डा। अब मुझे कौन सी बतानी है, मुझे सेकेंडरी मैक्सिमम बताना हो, तो सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए साइन थीटा बताना हो, एंगल बताना हो, तो ए साइन थीटा 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर करता हूँ, ठीक है। और डेल्टा एक्स ए साइन थीटा 2n + 1 लैम्डा 2 के बराबर करता हूँ, ए की वैल्यू मान लो, नंते साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो 3/4 इंपॉर्टेंट है वो, ठीक। देख रहे हो पिलर बी में मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ इतनी है, ए की वेवलेंथ दे रखा हुआ, फर्स्ट मिनिमम वैल्यू फॉर्म्ड, ए की वैल्यू दे रखी, तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट मिनिमम, तो डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जो तो बस नंबर चैप्टर होता है वहाँ खत्म। डी ऑप्टिक्स राम राम।